देखिए हमने कल की क्लास में देखा था कि अगर किसी भी परावैद्युतांक को, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को आप संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं तो उसकी जो सी की वैल्यू होती है, उसकी जो धारिता की वैल्यू होती है, वो किस प्रकार से चेंज होती है, किस केस में कौन सी वैल्यू होती है, इसके बारे में बात की थी। ठीक है, आज हम सबसे पहले उसी को थोड़ा सा लेते हैं और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, फिर आज का हमारा जो टॉपिक है जो कॉमन पोटेंशियल और जो पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, ये आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया, ठीक, इसके अंदर आपने इसके हाफ एरिया तक एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वस टू 5, ये क्या है, K इक्वस टू 5 है, ये एक स्लैब इसके अंदर प्लेस कर दी। इसका एरिया ये A/2 है, यहां पर सेपरेशन D है, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये वाला जो एरिया होगा जिसके अंदर एयर है वो भी कितना हो गया, A/2 हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरह से इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं। ये एक तो K इक्वस टू 5 और एक K इक्वस टू 1, ये दो कैपेसिटर हो गए जो कि किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। ये 5 हो गया इसका K की वैल्यू, और ये कैपेसिटर है आपका एक एयर कैपेसिटर है, इसके अंदर K की वैल्यू कितनी है, 1 है। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, इसका एरिया A/2, इसका भी एरिया A/2। ठीक है, तो जब ये एयर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस नहीं था, तब इसका जो C था वो कितना था, ε0 A/d था। ये C इसकी वैल्यू थी एयर में। अब आपने क्या किया, इसके अंदर इसके हाफ एरिया को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 वैल्यू से प्लेस कर दिया। आपने उसके अंदर एक हाफ एरिया को K इक्वल टू 5 से भर दिया। तो अब ये दोनों किस में हो गए, तो ये आपका C1 हो गया और ये अब C2 हो गया। ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 की वैल्यू देखें आप, ये होती है आपकी K ε0 एरिया A/2, और सेपरेशन इसका भी D होगा और इसका भी D होगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय D। तो जो C1 की जो वैल्यू होगी, K की वैल्यू कितनी है, 5 ε0 एरिया A/2 मल्टीप्लाई बाय D, ये तो C1 की वैल्यू होगी। इसी तरह से इस C2 की वैल्यू कितनी होगी, तो C2 इक्वल्स टू, K की वैल्यू तो 1 है ही, ε0 A/2 एरिया इसका हाफ हो गया, ठीक, A/2 D हो गया। तो देखिए ये जो C2 है, ये इस C एयर का 1/2 टाइम्स आ रहा है। ये जो C एयर है इसका हाफ आ रहा है, और ये जो C1 है ये आ रहा है 5/2 C एयर आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो C इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, C1 प्लस C2 होगा। पैरेलल में वैल्यू C1 प्लस C2, तो ये C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है 5/2 C एयर प्लस, ठीक, और इसकी कितनी, C2 की है C एयर/2, ये हो गया C एयर/2। आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 6/2 हो गया, तो 6/2 C एयर मीन्स ये हो गया 3 C एयर, यानी कि 3 ε0 A/d। ये रिलेशन आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट का ये रिलेशन आएगा। आई बात समझ, चलो ये तो बात हुई जब हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया वो एरिया को डिवाइड कर रहा। ठीक, अगर यहां पे डिवीजन वाला होता, सेपरेशन वाला डिवीजन होता, तो किस तरह से होता है वो भी देख लीजिए एक बार न्यूमेरिकल। ये एक है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका जो C एयर है वो है आपका ε0 A/d, जहां A प्लेट एरिया है, D ये इसका सेपरेशन हो गया। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने प्लेस की, जिसकी K की वैल्यू है आपके 4 या 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो K इक्वल्स टू आपने यहां पर ले लिया, ये 4 ले लिया, ठीक, और इसकी ये जो थिकनेस है ये है D/2। तो एयर वाली भी कितनी होगी, यहां पर ये एयर है, यहां पर ये भी कितना हो गया, D/2 हो गया।
अब आपको इस पूरे सिस्टम का सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो भाई ये दोनों किसमें कनेक्टेड होंगे, सीरीज में कनेक्टेड होंगे। तो यहां दो कैपेसिटर ये हो जाएंगे आपके, ये के की वैल्यू तो 4, इसका एरिया जितना उतना एरिया इसका, तो एरिया ए सेपरेशन d/2, तो ये तो हो गया C1। ये वाला एयर वाला जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसके के की वैल्यू कितनी है, 1 है, सेपरेशन d/2 है, एरिया इसका ए है और ये C2 है। ठीक, अब यहां पर C1 की वैल्यू कितनी होगी, तो C1 की वैल्यू देखो भाई, C1 की वैल्यू होती है K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2। के की वैल्यू कितनी है, 4 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, इसका भी एरिया है, और ये d/2 ऊपर चला गया, तो ये 8 एप्सिलॉन नॉट A/d, ये तो हो गया C1। चलिए C2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, एयर कैपेसिटर वाले की C2, तो ये तो के की वैल्यू तो 1 एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, और ये d/2, तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d हो गया, ये C2 हो गया। अब ये दोनों किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट कितना होता है, सी इक्विवेलेंट होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 अपॉन C1 C2। तो भाई ये तो हो गया आपका 8 टाइम्स ऑफ सी एयर, और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ सी एयर। तो यहां पर ये हो गया C1 8 टाइम्स ऑफ सी एयर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स ऑफ सी एयर अपॉन, दोनों एड होंगे तो 10 टाइम्स ऑफ सी एयर। एक सी एयर से सी एयर कैंसिल हो गया, ये इससे 5 टाइम्स हो गया, तो ये आ गया 8/5 सी एयर। तो ये हो गया 8/5 सी एयर की वैल्यू, सी एयर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये तो हो गया आपका सी इक्विवेलेंट, जो कि हमने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट, एक एरिया डिवीजन और एक सेपरेशन डिवीजन। इसी क्वेश्चन को हम, यही क्वेश्चन हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी सोल्व करके बताते हैं आपको। डायरेक्ट फॉर्मूला जो यूज करेंगे उससे भी ये बड़ी आसानी से हो जाता है। देखिए भाई, ये आपका के की वैल्यू तो होगी यहां पर, ये 4, यहां पर एयर है, ये डी सेपरेशन, और ये इसकी जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम की, वो है d/2, इसका एरिया ए है। तो जो C होता है इसका, इस पूरे सिस्टम का जो C होगा वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी प्लस t/k, t/k। ठीक, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी, तो d माइनस टी की वैल्यू कितनी है, d/2 प्लस t की वैल्यू d/2, और k की वैल्यू कितनी है, 4, ये k की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, तो ये C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस d/2 कितना हो गया, d/2, और ये कितना हो गया, d/8। अब आप इसको ऊपर वाली चीज को तो एज इट इज रखो, और इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो। तो यहां नीचे वाला जो पार्ट है इसका एलसीएम आ गया 8, ये 8 आ गया, तो इधर तो हो गया 4d प्लस इधर हो गया d। तो ये C जो होगा एप्सिलॉन नॉट A, ये 8 ऊपर चला गया, और ये हो गया 4d प्लस 5d, तो ये आ गया 8/5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। क्या था, ये जब C एयर था पूरा का पूरा, जब यहाँ डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं थी, उसके इक्वल आ गया, तो आ गया वही 8/5 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d। तो ये आपके, आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, और जो आपको तरीके बताए हैं डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट, ठीक है, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब प्लेस करते हैं तो किस तरह से न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उसके बारे में बात हुई। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी और कॉमन पोटेंशियल के बारे में। पहले लेते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है उसके बारे में बात करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, यानी कि संधारित्र पर, जो संधारित्र है उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, स्थिर वैद्युतिकी स्थितिज ऊर्जा होगी। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। देखिए, संधारित्र क्या होता है, आपके चालक होता है। संधारित्र क्या है, आपका चालक है।
ठीक है। जब आप दो चालकों को नियर बाय प्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एक संधारित्र बन जाता है। एक अकेला चालक भी क्या करता है, संधारित्र होता है। इसका जो दूसरा चालक है वो कहां पर होगा, अनंत पर होगा। तो हम यहां पर ये एक चालक लिया, एक कंडक्टर लेते हैं, कंडक्टर लेते हैं, ठीक है। अब इस पे आपने कोई चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस सी है और इसका पोटेंशियल वी है। अब आप क्या करते हैं, किसी चार्ज को इंफिनिटी से जब इसके पास में लाते हैं तो इसका जो पोटेंशियल है वो डीवी से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर जब इसको पोटेंशियल डीवी से इंक्रीज होता है तब आप इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वर्क करना पड़ता है। और वर्क किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहां पर सबसे पहले वर्क निकालते हैं। तो हमें पता है dv इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन जिस चार्ज को लेके आते हैं उस चार्ज की वैल्यू q। यहां पर ऑलरेडी चार्ज q है, ठीक है। तो dv इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन q हो गया। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होगा, q मल्टीप्लाई बाय dv हो जाएगा। वर्क डन इक्वल्स टू q, q इक्वल्स टू क्या होता है, cv होता है। इस पे चार्ज q है, c कैपेसिटेंस होगी, v इस पे पोटेंशियल हो गया। अब आप इस पे dq चार्ज लेके आते हैं तो जिसके कारण इसका पोटेंशियल dv से इंक्रीज होता है, तो ये आपका dv हो गया। ये स्मॉल वर्क होया आपका dw। स्मॉल वर्क मींस इस dq चार्ज को लाने में आपका जो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उसके लिए वर्क जो होगा dw होगा। आप इसका बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो जब बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 से लेके v तक और यहाँ टोटल वर्क होगा 0 से लेके वर्क w। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आएगा, ये सी वी डी वी का जो आएगा, ये आएगा सी वी डी वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करेंगे 0 टू वी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आ रहा है ये आ रहा है हाफ सी वी स्क्वायर, ये आ रहा है, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। Q इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी होता है। Q इक्वल्स टू सीवी। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की ये आ जाता है 1/2 Q इक्वल्स टू सीवी। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया आपका Q बाई सी। ये वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो C इसका V स्क्वायर का, तो ये Q स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर, एक C से C कैंसिल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो रहा है आपका यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन 2C, ये हो रहा है, ये हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2C हो गया, ठीक है। और एक और रिलेशन हो जाता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, ठीक है। ये हो जाएगा इसी तरह से 1/2 QV। ये तीन रिलेशन होते हैं। मींस चार्ज को इंफिनिटी से किसी कंडक्टर की सरफेस तक लाने में आपको जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल करना पड़ रहा है वो क्या क्या होगा, एक तो 1/2 CV स्क्वायर, एक होगा 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये इक्वल है, ये सब सेम रिलेशन है। 1/2 Q स्क्वायर बाई C और या 1/2 QV। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल माइनस U इनिशियल। और इनिशियल कहां था, ये इंफिनिटी पे था, और इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना लिया जाता है, 0 लिया जाता है। तो ये इनिशियल क्या होगा आपका, इंफिनिटी होगा। तो ये आपका U फाइनल माइनस U इनिशियल की वैल्यू 0 और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया आपका, ये तीनों वैल्यू होगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये तीनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू हो जाएगी। तीनों में से कोई भी एक वैल्यू होगी। तो ये क्या है, किसी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी, या यूं बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या किसी संधारित्र की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर वैद्युत की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ये तीनों रिलेशंस आपके पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। अब कौन सा रिलेशन कब यूज किया जाता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में डेटा क्या दिया हुआ है, क्या कंडीशन दी हुई, उस पर डिपेंड करता है। तो देखिए भाई, अगर आपको पोटेंशियल कांस्टेंट होता है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं। अगर चार्ज कांस्टेंट है तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। अगर यहां पर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा रिलेशन यूज किया जाएगा, क्या कांस्टेंट है, क्या डेटा गिवन है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बात हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
कैपेसिटर। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो, आपको ये कंडक्टर लिया, समझना भाई, ये कंडक्टर है। अब इस पे कोई चार्ज नहीं, इस कंडक्टर पे सारा चार्ज कहां पर है, कैपिटल क्यू, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे क्यू चार्ज है। अब यहां से थोड़ा 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 चार्ज इसके ऊपर लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हम यहां से इसके ऊपर लेके आए छोटा सा चार्ज, डीक्यू चार्ज लेके आए इस पे। तो जो सबसे पहले चार्ज डीक्यू लेके आए उसको लाने में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। आप इस चार्ज को लेके आएंगे तो इस चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो आपको भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, आपको भी फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, तो आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज वर्क तभी होता है जब फोर्स लग रहा हो, तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इनिशियल जो चार्ज आएगा उसके लिए आपको कोई वर्क नहीं करना होगा। लेकिन आप जैसे जैसे इस पे चार्ज लाते जाएंगे, इस पे क्या होगा, फोर्स लगना चालू हो जाएगा और आपको वर्क करना पड़ेगा। अब सपोज करो यहां पर क्यू चार्ज इकट्ठा हो चुका है, इस कंडक्टर की सरफेस पे स्मॉल क्यू चार्ज आ चुका है, और जिसके कारण इसकी सरफेस पे पोटेंशियल वी है। हमें पता है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सीवी होता है। ये सी तो इसका कैपेसिटेंस हो गया, मींस अभी जो चार्ज होगा वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहां पर वी पोटेंशियल आ गया। अब मैं यहां से इस स्मॉल चार्ज डी क्यू को ला रहा हूं, तो डी क्यू को लाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, मुझे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, वो कितना होगा वो देखें भाई। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, और जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उस चार्ज की वैल्यू डी क्यू। ठीक है। अब ये इंफिनिटी पे पोटेंशियल क्या लिया जाता है, जीरो, और यहां पर पोटेंशियल कितना है, वी है, तो डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी माइनस जीरो, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी माइनस जीरो। यहां पर पोटेंशियल वी है, यहां पर जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वी माइनस जीरो, और चार्ज को लेके आ रहा हूं डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये तो हो गया वी, और ये हो गया डी क्यू। अब v को क्या लिख सकता हूं, v यहां से हो गया मेरा q बाई सी, तो v की जगह क्या लिखूंगा, q बाई सी, और ये चार्ज हो गया डी क्यू। सी कॉन्स्टेंट है, चार्ज डी क्यू को लेके आऊं तो ये इतना वर्क करना पड़ा। अब मुझे टोटल चार्ज कितना लाना है, ये कैपिटल क्यू लाना, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज को इसकी सरफेस पे लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, तो जब जीरो चार्ज ला रहा था तो कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा था, जीरो वर्क, और कैपिटल क्यू लाने में टोटल वर्क करना पड़ेगा मुझे, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वन बाई सी तो बाहर आ गया, ये हो गया क्यू स्क्वायर बाई टू, लिमिट होगी जीरो से कैपिटल क्यू, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू आ गया क्यू स्क्वायर, इसकी लिमिट पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, ये आ गया, तो वही रिलेशन आ रहा है जो भी पिछले वाले केस में देखा था। तो ये क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, इसी को आप डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वही वन बाई टू सी वी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू इक्वल टू सी वी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, या वन बाई टू क्यू वी ये आ जाएगा। ये तो हो गया, इतना वर्क करना पड़ेगा, वहां पे भी देख ला। अब आगे आपको वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इंफिनिटी पे जीरो होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसको जीरो किया तो ये यू इक्वल्स टू यू फाइनल इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट की तीनों फॉर्म में से कोई भी एक रख दो, ये आ गया, वो रिलेशन वापस आ गया। तो आपको मैंने दो मेथड बता दिए यहां पर कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, कंडक्टर की बोल दो या कैपेसिटर बोल दो, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस तरह से यहां पर हम डिफाइन कर रहे हैं, किस तरह से डिराइव कर रहे हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये वाला। क्लियर? अब देखो इस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, आपको दिया हुआ है कि कोई भी कंडक्टर या कैपेसिटर है, उसका पोटेंशियल V1 है। अब उसके पोटेंशियल V1 से V2 करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये कंडक्टर या कैपेसिटर है, कंडक्टर बोल दो और कैपेसिटर बोल दो। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है इस पर विभव का मान V1 से V2 करने में कितना कार्य करना
पड़ेगा। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल फ्रॉम V1 टू V2। मींस आपको इसका पोटेंशियल V1 से लेके V2 तक लेके जाना है। तो वही सेम अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी तरह से आप करेंगे। इसका पोटेंशियल इनिशियल V1 है, V2 है, तो आप यहां पर पोटेंशियल आपने इस पे डीवी पोटेंशियल इंक्रीज करना है। आपने इस पे चार्ज दिया Q, इस समय पोटेंशियल V है, इस पे चार्ज Q है, पोटेंशियल V है। अब आप इंफिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं, कहां से? इंफिनिटी से। अब इंफिनिटी से dq चार्ज को लेके आएंगे, तो जब dq चार्ज को लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा? dv से इंक्रीज होगा। तो dw बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या होगा? देखो भाई, ये वाली स्टेप यूज करेंगे, ये जो यहां पर की थे, dw इक्वल टू q dv, मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है आपका कि यहां पर पोटेंशियल और इंफिनिटी पे पोटेंशियल का डिफरेंस, ये dv, और चार्ज dq को लाने में जो वर्क करना पड़ा, ठीक है, तो ये वर्क करना पड़ा आपको। तो ये देखिए, ये रिलेशन q मल्टीप्लाई बाय dv, तो ये तो हो गया dv और चार्ज q को लेके आ रहे हैं, ये q, तो ये हो गया आपका dw इक्वल्स टू q dv। ठीक, dw बाय एक्सटर्नल एजेंट q इक्वल्स टू क्या होता है? cv, q इक्वल्स टू cv, तो यहां पर cv dv। आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे। जब इसका पोटेंशियल V1 है तो वर्क डन कुछ नहीं करना पड़ रहा, और V2 है तब कितना वर्क करना पड़ा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट CV dV का इंटीग्रेशन हो गया V स्क्वायर बाई 2 V1 से V2। ठीक, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू हो गया C बाई 2 और ये हो गया V2 स्क्वायर, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो बात समझ में आई? इस तरह से आपके पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशंस डिराइव होते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक, ये तो बात हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल, भाई कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? आपने दो कैपेसिटर या कोई भी दो कंडक्टर लिए, आप इन दोनों कैपेसिटर या इन दोनों कंडक्टर को फिजिकली कांटेक्ट में लाते हैं। तो जो फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ये फिजिकल कांटेक्ट में लाते हैं, तो जब ये फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ क्या होता है? चार्ज फ्लो होता है। हमेशा चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल उच्च विभव से निम्न विभव लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? फ्लो होता है धनात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश जो होता है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और ऋणात्मक आवेश निम्न से उच्च विभव की तरफ प्रवाहित होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, इस पर बेस कुछ कॉन्सेप्ट करते हैं। आपने ये कोई कंडक्टर लिया, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, सपोज करो कोई स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, ये कोई दूसरा कंडक्टर ले लिया। अब ये कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है, मैं यहाँ स्फेयर बना रहा हूं, जरूरी नहीं स्फेयर हो। अब इस पे Q1 चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज है, ठीक है। तो आपने दो कंडक्टर लिए, इन दो कंडक्टर की जगह दो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, वो आगे केस 1 बाय 1 देखेंगे। तो ये Q1 और ये Q2 इस पे चार्ज है। तो जब इस पे Q1 चार्ज है तो इस पे पोटेंशियल V1 होगा और इस पे पोटेंशियल V2 होगा, ठीक है। अगर इसकी ये Q1 V1 और Q2 V2 इस पे इनिशियल चार्जेस और इनिशियल पोटेंशियल है, तो हमें पता है V1 की वैल्यू, अगर मैं यहां पर इसको स्फेरिकल लेता हूं, स्फेयर ले रहा हूं भाई, तो अगर इसकी रेडियस R1 है, ये जरूरी नहीं स्फेयर भी हो, बिना स्फेयर के भी कर सकते हैं। तो ये एक बार ये यहां पर V1 जो है ये K Q1 अपॉन R1 होगा, अगर मैं स्फेयर लेके बता रहा हूं यहां पर, और V2 की वैल्यू कितनी होगी? K Q2 अपॉन R2 होगा। तो ये V1 और V2 जो है वो इक्वल नहीं है इनिशियल, ठीक है। तो V1 और V2 क्या है? अलग अलग विभव पर है, अलग अलग पोटेंशियल पर है। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों को आप किसी एक चालक तार से जोड़ देते हैं। तो जब आप इसको एक चालक तार से जोड़ देते हैं, तार से जोड़ देते हैं,
तो यहां पर क्या होता है, इन दोनों चालकों के मध्य, ये क्या है, दोनों चालक है, तो इन दोनों चालकों के मध्य आवेशों का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। यानी कि आवेश किसी एक से किसी दूसरे में फ्लो होता है अगर ये दोनों अलग अलग विभव पर है। अगर ये दोनों प्रारंभ में ही समान विभव पर हैं तो कोई आवेश का पुनर्वितरण नहीं होता। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग विभव पर है, दोनों का विभव समान नहीं है, तो आवेश क्या होता है, किसी एक चालक से किसी दूसरे चालक में बहता है। हमेशा धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है, ऋणात्मक निम्न से उच्च की तरफ प्रवाहित होता है। तो यहां पर क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा। अब आवेश का पुनर्वितरण होगा तो हो सकता है इधर से इधर जाए, हो सकता है इधर से इधर जाए, हमें नहीं पता। हम मानते हैं कि ये एक स्थिति आएगी जब ये दोनों क्या होंगे, इसमें आवेश का पुनर्वितरण बंद हो जाएगा, तब क्या होगा, इस पे Q1 डैश बचेगा और इस पर Q2 डैश बचेगा। अब ये आवेश का जो है पुनर्वितरण होना बंद हो गया, ये तभी होगा जब दोनों क्या होंगे, समान विभव पर आ जाएंगे। तो अब इसका और इसका विभव समान हो गया, तो अब आवेश क्या होगा, एक से दूसरे में, या तो इससे इससे या इससे इससे आना बंद हो जाएगा। तो अब इस पे चार्ज रह जाएगा Q1 डैश और इस पे रह जाएगा Q2 डैश। ठीक है, तो अब चार्ज क्या हो गया, आपका चेंज हो गया, और विभव भी आपका क्या होगा, आपका इन दोनों का जो विभव होगा वही क्या कहलाएगा, कॉमन विभव, यानी कि उभयनिष्ठ कॉमन पोटेंशियल, यानी कि उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। आपको ये उभयनिष्ठ विभव ही ज्ञात करना था, उभयनिष्ठ विभव ही ज्ञात करना था। तो देखिए भाई, उभयनिष्ठ विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो भाई देखिए, जितना चार्ज इन दोनों पर पहले था उतना ही चार्ज इन दोनों पर बाद में रहेगा। क्यों? क्योंकि विलगित निकाय पर आपका आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश क्या मतलब, चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज विल बी कंजर्व। ठीक है, तो ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस पे क्या होगा, आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आवेश कितना था पहला आइसोलेटेड में, Q1 प्लस Q2 पूरे सिस्टम पे, बाद में भी Q1 डैश प्लस Q2 डैश किसके इक्वल होगा, Q1 प्लस Q2 के। अब मैं यहां पर कुछ रिलेशंस निकाल रहा हूं वन बाय वन, इनको समझेंगे। अब ये जो इनिशियल Q1 था, ये Q1 की वैल्यू क्या थी, अगर इसकी धारिता C1 है और इसकी धारिता C2 है, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 है, तो ये Q1 की वैल्यू होगी C1 और इस पर इनिशियल पोटेंशियल था V1, तो ये Q1 इक्वल्स टू C1 मल्टीप्लाई बाई V1। इसी तरह से Q2 इक्वल्स टू क्या होगा, C2 मल्टीप्लाई बाई V2 हो जाएगा। इनिशियली तो जब तार नहीं जोड़ा था तब क्या था आपका, ये C2 V2 हो गया। अब तार को जोड़ेंगे तो ये और ये दोनों समान विभव पर आ जाएंगे, V और V पर आ जाएंगे, यही कॉमन पोटेंशियल है, समान विभव है दोनों का। तो ये Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, C1 भाई, Q1 डैश कितना होगा, इसकी धारिता तो चेंज होने से रही, तो C1 और इसका विभव हो गया V, ये V प्लस इसका कितना हो गया C2 मल्टीप्लाई बाई V, तो ये हो गया C1V प्लस C2V। अब यही V जो है, ये जो V है, ये V आप इसको V कॉमन बोल दें, और ये यहां पर V कॉमन बाहर ले लिया, तो ये C1 प्लस C2, और ये क्या है आपका C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो V कॉमन जो आ रहा है आपका यहां पर, V कॉमन ये आ गया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है जब भी कोई भी दो संधारित्र या कोई भी दो चालक है आपको दिए हुए हैं और उनको आप जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात जब दोनों समान विभव पर आएंगे, वो समान विभव ही क्या कहलाएगा, उभयनिष्ठ विभव कहलाएगा। तो फॉर्मूला होगा, पहले वाले संधारित्र की धारिता उस पर प्रारंभ में विभव, ठीक है, प्लस दूसरे वाले संधारित्र की धारिता और उस पर प्रारंभ में विभव अपॉन C1 प्लस C2। ये तो बात हुई V कॉमन की। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो आवेश का कितना ट्रांसफर होगा, आवेश पुनर्वितरण कितना होगा। तो भाई देखिए भाई, V1 K Q1 अपॉन R1, V2 इक्वल्स टू K Q2 अपॉन R2। ठीक है, बाद में क्या हो जाएगा, ये जो V कॉमन होगा ये कितना होगा, K Q1 डैश, Q1 डैश इस पे कितना है, Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल्स टू, यही इस पे होगा K Q2 डैश अपॉन R2। बाद में इस पे ये हो जाएगा, दोनों पर समान हो जाएगा। K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल। आप इसको रीअरेंज करें तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल्स टू
R1/R2 हो गया। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि ये दो चालक गोले जो दोनों अलग अलग त्रिज्या के थे और आपने इन दोनों को एक तार से कनेक्ट कर दिया, तो तार से कनेक्ट करने के पश्चात अब इन दोनों पर कितना आवेश होगा ज्ञात करें। तो देखिए भाई, आप यहां पर वो अंश बटे हर यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की थ्योरम लगाते हैं। अगर आपको Q1 डैश ज्ञात करना है यानी कि इस चालक पर, इस गोले पर आवेश ज्ञात करना है, तो इस Q1 को तो एज इट इज रखो, Q1 डैश को तो एज इट इज रखो और इसको नीचे ले जाके ऐड कर दो। तो ये Q2 डैश ऐड कर दिया, इसको ऊपर एज इट इज रखो, इधर भी इसको एज इट इज रखा तो इधर भी एज इट इज रखो और इसको नीचे ले जाके आपने ऐड कर दिया R1/R1+R2। तो ये Q1 डैश, अच्छा Q1 प्लस Q2 किसके इक्वल होगा, ये Q नेट के इक्वल यानी कि पूरे सिस्टम में जो नेट चार्ज है उसके इक्वल है, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डैश है। तो ये Q नेट हो गया पूरे सिस्टम में और ये हो गया R1/R1+R2। तो Q1 डैश इक्वल टू क्या हो गया, R1/R1+R2 मल्टीप्लाई बाई Q नेट, ये Q1 डैश हो गया। इसी तरह से आपको Q2 डैश निकालना हो तो Q2 डैश के लिए क्या होगा, Q2 डैश के लिए, तो Q2 डैश के लिए क्या करेंगे, Q1 के लिए R1 ऊपर है तो Q2 डैश के लिए अब R2 ऊपर हो जाएगा, तो R2/R1+R2 और Q नेट हो जाएगा। ये हमारा, जब दो चालक गोलों को आप जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात जब दोनों समान विभव पर आ जाते हैं, तो दोनों चालक गोलों पर जो आवेश की वैल्यू होगी कॉमन विभव के बाद, उभयनिष्ठ विभव ज्ञात, उभयनिष्ठ विभव आ जाने के बाद, तो ये दोनों पर Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू हो जाएगी। तो हमने एक तो यहां पर क्या देखा भाई, एक तो उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल कैसे ज्ञात किया जाता है, और यहां पर इन दोनों को, तार को, इन दोनों गोलों को तार से जोड़ने के पश्चात दोनों पर आवेश की क्या मात्रा होगी Q1 डैश व Q2 डैश, उसका फॉर्मूला भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब देखो हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले ये आपको एक चालक गोला दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या है R और इसकी त्रिज्या है 2R, R एंड 2R दो चालक गोले दिए हुए। अब इस पर आवेश आपको, इस पर पोटेंशियल दिया हुआ है, इस पर आपको विभव दिया है कि इस पर है आपके 3 वोल्ट पोटेंशियल, ठीक है, और इस पर है 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल, दोनों पर अलग अलग पोटेंशियल है। ठीक है, अब आप इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, गोले दोनों, दोनों चालक गोले, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो आवेश का क्या होता है, इसमें पुनर्वितरण होता है, आवेश का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन हमने यहां पर जो क्वेश्चन में डेटा दिए हैं वो वोल्टेज में दिए हुए हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, आवेश का पुनर्वितरण करेंगे तो एक स्थिति आएगी जब ये दोनों समान विभव पर होंगे, तो आपको वो V कॉमन फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला कहां से, अभी हमने बताया V कॉमन का, उसी को यूज करेंगे। V कॉमन ये होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, V कॉमन C1, इसका C1 हमें पता है, स्फीयर जो चालक गोला होता है उसका जो C होता है वो होता है 4πε0 और उसकी त्रिज्या होगी R। इसका विभव कितना है भाई, 3V हो गया। अब C2 इसका वो कितना होगा, 4πε0 और इसकी त्रिज्या कितनी है, 2R होगी ना, इसकी त्रिज्या 2R और इसका विभव कितना है, V, 1 वोल्ट ही है, V लिख दो, अपॉन C1 प्लस C2, तो इसका हो गया 4πε0R, त्रिज्या कितनी है R और इसकी 2R, तो ये 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 2R। ठीक है, अब 4πε कॉमन लेके किसी एक से ये 4πε0 ऊपर नीचे कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, इस R को भी यहां से कॉमन लो, कैंसिल कर दो, तो ये देखो यहां क्या बचा, 3V, इधर कितना बचा, 2V, ठीक है, इधर 1 और इधर कितना बचा, 2, तो 1 प्लस 2,
तो ये 5V/3 वोल्ट आ गया। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर आपने क्या किया, कॉमन विभव निकाला। ठीक है, इस पे एक और न्यूमेरिकल देख सकते हैं। देखो, ये एक चालक गोला है, इसकी त्रिज्या है 2r, ठीक है, और इस पर विभव है 2v। ये एक चालक गोला है जिसकी त्रिज्या है r, और इस पर विभव है -1 वोल्ट। ठीक है, ये इन दोनों पर प्रारंभ में इनिशियली जो पोटेंशियल और दोनों की जो है रेडियस आपको दी हुई है। आप इन दोनों को एक तार से जोड़ देते हैं, एक तार से आपने जोड़ दिया। जब एक तार से जोड़ेंगे तो ये दोनों आवेश का पुनर्वितरण तब तक करेंगे जब तक कि दोनों उभयनिष्ठ विभव पर नहीं आ जाते हैं। तो आपको V कॉमन फाइंड आउट करना है, तो वही फॉर्मूला, V कॉमन इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। V कॉमन विल बी इक्वल्स टू C1V1। सो C1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 4πε0, और इसकी रेडियस है 2r, और इसका विभव कितना है, V1 की वैल्यू कितनी है 2v, प्लस C2 की वैल्यू 4πε0r, r इसकी रेडियस, और इसका विभव हो गया -v। ठीक, 4πε0, C1 की वैल्यू 4πε0 मल्टीप्लाई बाय 2r प्लस 4πε0 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू होगी r। आप क्या करते हैं, नीचे 4πε0 को कॉमन लेके सबसे पहले तो कैंसिल करो, इस r को भी कॉमन लेके कैंसिल कर दो। तो यहाँ 2 + 2 तो हो गया ये 4 वोल्ट, माइनस यहाँ पर कितना हो गया, ये 1 वोल्ट हो गया, 1 वोल्ट, और यहाँ पर 2 + 1, तो ये 3v/3 मीन्स 1 वोल्ट। तो ये यहां पर जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट का रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप स्फेरिकल कंडक्टर्स को आप कनेक्ट करते हैं तो उन पर कॉमन पोटेंशियल इस तरह से आता है। चलिए अब आते हैं हम इस पे, जो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो आफ्टर कॉमन पोटेंशियल फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर, यानी कि दोनों पर जो चार्ज होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये एक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पे है आपको 15 माइक्रोकुलम चार्ज। ये दूसरा स्फीयर है, ये है 20 सेंटीमीटर, और इस पे चार्ज है आपके 25 माइक्रोकुलम इनिशियल चार्ज दिया हुआ। अब इन दोनों को आप कनेक्ट करेंगे, तो ये तो हो गया Q1 की वैल्यू और ये हो गया Q2 की वैल्यू। आप इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो इनके चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों समान विभव पर नहीं आ जाते हैं। तो इस पर Q1 डैश और इस पर कितना होगा Q2 डैश। तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि Q1 डैश की वैल्यू कितनी होगी और इस Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी। यानी कि जब आप कॉमन पोटेंशियल पे इन दोनों को ला देंगे तो दोनों स्फीयर पे कितना कितना चार्ज होगा आपको कैलकुलेट करना है। तो भाई इसका सॉल्यूशन देखें। अभी आपको फॉर्मूला बताया स्फेरिकल के केस में, Q1 डैश इक्वल्स टू, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें, R1/R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाई Q नेट। तो Q1 डैश इक्वल्स टू R1, इसकी रेडियस 10, R1 प्लस R2 10 + 20 मल्टीप्लाई बाय Q नेट कितना है 15 + 25। तो देखिए भाई, ये 10/30 मल्टीप्लाई बाय 40 हो गया, 10/30, 15, 25, 40, ये इससे, तो ये आ गया 40/3 माइक्रोकुलम, तो यहां पर भी माइक्रोकुलम। और Q2 डैश क्या होगा, वो हो जाएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाई बाय Q नेट। तो Q2 डैश जो होगा वो कितना होगा, तो देखिए R2 की वैल्यू कितनी है 20,
और R1 प्लस R2 कितना है 10 प्लस 20 हो गया ना, 10 प्लस 20। और Q नेट कितना है वही 40, 15 प्लस 25 40। तो ये 20/30 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये आ गया आपका 80/3 माइक्रोकुलम। अब दोनों को ऐड कर दो, वापस उतना ही आएगा दोनों दोनों के पास। तो ये आपका Q1 डैश और Q2 डैश आ गया। तो आप देखेंगे Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आवेश क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। Q1 प्लस Q2 कितना है, ये 15, ये 25 है। Q1 डैश कितना है 40/3, 40/3, और ये 80/3। तो 40/3 प्लस 80/3, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 40 ही आएगा। ठीक है, तो 40 माइक्रोकुलम आ जाएगा। तो आप दोनों तरफ देख लो, बोले इधर भी 40 और इधर भी क्या होगा 40, इक्वल आ रहा है, यानी कि यहाँ क्या रहेगा, ये आवेश संरक्षण लग रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक, तो ये तो बात हुई आपकी चालक गोले में उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालते हैं। चालक गोले में जो आवेश का पुनः वितरण होगा, उसमें उभयनिष्ठ विभव आने के पश्चात दोनों चालक गोलों पे आवेश का मान कितना होगा, ये हमने देख लिया। अब हम लेते हैं संधारित्र के केस। संधारित्र पे कैसे होगा, तो संधारित्र पे बात करते हैं। तो कैसे आपका संधारित्रों पर उभयनिष्ठ विभव, संधारित्र पर उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, संधारित्र पर कॉमन पोटेंशियल कैसे होगा। पहला केस, पहला केस क्या है, आप क्या करते हैं, समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। तो संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ने पर, यानी कि क्या कर रहे हैं आप, जो समान पोलरिटी, समान ध्रुवता से मतलब है समान पोलरिटी, यानी कि धनात्मक को धनात्मक से जोड़ेंगे और ऋणात्मक प्लेट को ऋणात्मक प्लेट से जोड़ेंगे, तो ये कहलाती सेम पोलरिटी, यानी कि समान ध्रुवता वाली प्लेटों को जोड़ने पर। चलो भाई इसका केस देखते हैं कैसे। ये आपको एक संधारित्र दिया हुआ है, समझेंगे भाई सब। ये एक संधारित्र दिया हुआ है। अब इस संधारित्र को आपने क्या किया हुआ है, किसी बैटरी से जोड़ा हुआ है। तो आपने किसी बैटरी से इसको जोड़ा, ठीक है। इस संधारित्र की जो धारिता है वो C1 है, और आपने इसको V1 बैटरी से जोड़कर इस पर V1 बैटरी से जोड़ा, तो इस पर प्लस और इस पर माइनस, ये Q1 आवेश आ गया। तो Q1 की वैल्यू कितनी होगी, C1V1 होगी। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, Q इक्वल्स टू CV होता है C1V1। अब आप क्या करते हैं, एक और दूसरा संधारित्र लेते हैं। ये हमने दूसरा संधारित्र लिया, इसकी धारिता C2 है, और इसको हमने अलग बैटरी, जिसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि V2 विभव वाली बैटरी से आपने इसको आवेशित किया। ठीक है, तो इस पर Q1 आ रहा है, तो अब इस पर ये प्लस और ये माइनस, इस पर कितना आ गया, ये Q2 आवेश आ गया। अब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं, दोनों को आपस में जोड़ रहे हैं। तो भाई यहां पर Q1 इक्वल टू तो C1V1 था, और ये Q2 इक्वल टू क्या था, C2V2 था प्रारंभ में, जब आपने इन दोनों को आपस में जोड़ा। अब आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जब आपस में जोड़ेंगे तो ये धनात्मक, ये प्लेट और ये प्लेट भौतिक रूप से संपर्क में आएगी, फिजिकल कांटेक्ट में आएगी। तो इसके और इसके मध्य क्या होगा, आवेश का पुनः वितरण होगा, और इसके और इसके मध्य भी क्या होगा, उसी प्रकार से आवेश का पुनः वितरण होगा। और जब आवेश का पुनः वितरण होगा तो इस पे बाद में Q1 डैश रह जाएगा, और इस पे बाद में Q2 डैश रह जाएगा। तो हमें पता है आवेश संरक्षित रहता है, इस पे प्लस Q1, इस पे प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q1 डैश प्लस Q2 डैश के इक्वल होगी। हो गई, सेम उसी प्रकार से जैसा आपने गोले के केस में देखा, वही सेम यहां पर होगा। तो ये वाली और ये वाली भौतिक रूप से संपर्क में है। अब Q1 प्लस Q2 कितना है आपका, और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना होगा, ये हम निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इन दोनों प्लेट्स में आवेशों का पुनर्वितरण तब तक होगा जब तक कि
ये दोनों समान विभव पे नहीं आ जाती। तो ये यहाँ पर और ये वाली जो है V कॉमन, ये दोनों जो है संधारित्र समान विभव पर आ गए। तो यहाँ पर जो Q1 डैश होगा वो होगा C1V, और Q2 डैश, ये V क्या है, V कॉमन, और Q2 डैश क्या हो जाएगा, C2V कॉमन, दोनों आ गए। तो इस इक्वेशन 1 में Q1 Q2 Q1 डैश Q2 की वैल्यू पुट करें तो Q1 की वैल्यू क्या है, C1V1 प्लस C2V2, ये वैल्यू इसमें रखें तो CV कॉमन प्लस C2V कॉमन, C1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 इक्वस टू, ये V कॉमन बाहर ले लिया तो ये हो गया C1 प्लस C2। तो आप देख रहे हैं यहां पर V कॉमन जो आ रहा है वही रिलेशन आ रहा है, V कॉमन इक्वस टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, वही रिलेशन आ रहा है जो हमने चालक या गोले के लिए करते हैं। तो आप ये रिलेशन किसी भी प्रकार का चालक हो या संधारित्र हो या गोला हो, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। बात समझ में आ गई? तो भाई जितना चार्ज पहले होगा उतना ही चार्ज बाद में रहेगा। तो ये C1V1 प्लस C2V2 इक्वल टू C कॉमन V कॉमन C2V कॉमन के इक्वल होगा। ये कॉन्सेप्ट लगा के हमने इसको सोल्व किया। चलिए, ये तो पहली बात हुई कि आप क्या कर रहे हैं, दोनों संधारित्रों की समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं। अगर यहां पर हम विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ेंगे तो उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, उसके बारे में बात करें। तो सेकंड केस, यदि संधारित्रों की विपरीत ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ें तो उभयनिष्ठ विभव कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसके बारे में बात करें। देखिए भाई, ये दो संधारित्र लिए, पहला ये संधारित्र लिया आपने इस संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, इसको एक बैटरी V1 विभव की बैटरी से आपने इसको जोड़ दिया, इस पे प्लस और इस पर माइनस, ये Q1 आवेश आ गया। अब आपने क्या किया, एक और संधारित्र लिया, इसकी धारिता कितनी है, C2 धारिता है, और आपने इसको ये वाला तो ऋणात्मक और ये वाले धनात्मक टर्मिनल से V2 विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, तो अब इस पर कितना आवेश आ गया, Q2 आ गया। ठीक, अब आप क्या करते हैं, इनिशियली इस पर जो विभव है वो V1 है, इस पे V2 है, ये प्लस ये माइनस, अब ये माइनस ये प्लस है, तो इस पर आवेश होगा Q इक्वस टू Q1 इक्वस टू क्या हो गया, C1V1, और इस पर आवेश जो होगा Q2 इक्वस टू C2V2 हो गया। अब आप क्या करते हैं, इसकी धनात्मक को इसकी ऋणात्मक प्लेट से जोड़ रहे हैं और इसकी धनात्मक को इसकी ऋणात्मक को इसकी धनात्मक से जोड़ रहे हैं। तो ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इन दोनों के बीच में क्या होगा, भौतिक संपर्क होगा। तो जब भी भौतिक संपर्क होगा तो ये क्या होगा, आपस में क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण करेगी। तो इस पे तो है प्लस Q1 आवेश और इस पर कितना है, माइनस Q2 आवेश। ठीक है, एक स्थिति आएगी इस पर Q1 डैश आवेश रह जाएगा और इस पर Q2 डैश आवेश रह जाएगा। ठीक है, इस पर Q2 डैश, इस पर Q1 डैश हो जाएगा। तो उस स्थिति में यहां पर इन दोनों पर एक उभयनिष्ठ विभव आ जाएगा V कॉमन, जितना इस पे होगा उतना ही इस पे हो जाएगा। ठीक है, तो भाई सामने ध्यान दें, इस पर आवेश Q1 प्लस Q2 Q1 Q2 की वैल्यू होगी। अब यहां पर ये Q1 डैश कितना होगा, Q1 डैश, इस पर Q1 डैश आ जाएगा, ये हो जाएगा C1V कॉमन, और Q2 डैश की वैल्यू कितनी होगी, C2V कॉमन हो जाएगी। अब आवेश का जो है वो तो संरक्षण रहेगा, इस पे प्लस Q1, भाई सामने ध्यान देना, ये प्लस Q1, ये तो प्लस Q1 और ये माइनस Q2, भाई ये प्रारंभ में धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अब क्या होगा, आवेश का पुनर्वितरण होगा।
तो यहां पर अगर इस Q1 का मान इस Q2 के मान से ज्यादा है तो दोनों प्लेट पे क्या होगा, अंतिम रूप से धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इस पर भी Q1 डैश प्लस इस पे Q2 डैश, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। अगर ये प्लस ज्यादा है और ये माइनस कम है तो इस पर क्या होगा, आपका Q1 माइनस Q2 इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश आ जाएगा दोनों। तो यानी भाई अब दोनों पर समान प्रकृति का होगा, जितना इस, अगर इस पे प्लस है तो इस पे भी प्लस होगा और इस पे माइनस है तो इस पे भी माइनस होगा। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो C1V1 माइनस Q2 की वैल्यू C2V2। अब Q1 डैश क्या होगा, C1V कॉमन प्लस C2, Q2 डैश कितना हो गया, C2V कॉमन आ गया। आप इसको रीअरेंज करें तो C1V1 माइनस C2V2 इक्वल्स टू V कॉमन आपने बाहर ले लिया तो ये C1 प्लस C2 ये रहा। तो ये आपका V कॉमन जो आएगा वो होगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर यहां पर दोनों प्लेटें विपरीत ध्रुवता पे आपस में जुड़ती है तो जो उभयनिष्ठ विभव होगा V कॉमन इक्वल्स टू C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। ठीक है, पिछले वाले केस में संधारित्र की समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ने पर जो V कॉमन आया था वो C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और यहां पर क्या आया था C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके V कॉमन कैसे निकाला जाता है। देखिए अब हम इस पर बेस कुछ कैपेसिटर पे बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। देखिए ये आपने एक संधारित्र लिया, ये 10 माइक्रोफेरेड का है। ठीक है, अब आपने इसको एक 20 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको आवेशित किया, ये प्लस और ये माइनस 20 वोल्ट की। अब आपने एक दूसरा संधारित्र लिया, ठीक है, ये है आपके 15 माइक्रोफेरेड, ये तो हो गया C1, ये C2 हो गया, ये 15 माइक्रोफेरेड का हो गया, और आप इसको 10 वोल्ट की बैटरी से आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब इन दोनों को आप धनात्मक को धनात्मक से और ऋणात्मक को ऋणात्मक प्लेट से जोड़ देते हैं, तो V कॉमन कितना होगा, दोनों का उभयनिष्ठ विभव कितना होगा ज्ञात करें। तो भाई आपके पास फॉर्मूला है, अगर धनात्मक को धनात्मक से और ऋणात्मक को ऋणात्मक से जोड़ते हैं तो V कॉमन का जो फॉर्मूला होता है वो सीधा सीधा होता है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रारंभ में आवेश Q1 प्लस Q2 और ये C1 प्लस C2। अगर यहां पर C1V1 न देके इस पे आवेश और इस पे आवेश दिया हो और इनको जोड़ेंगे तब भी ये फॉर्मूला भी लग जाएगा, तो हमें तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना। तो V कॉमन धनात्मक को धनात्मक से जोड़ रहे हैं तो C की वैल्यू कितनी है भाई 10 माइक्रो, V की वैल्यू कितनी है 20 प्लस C2 की वैल्यू कितनी है यहां पर 15 10 की घात माइनस 6, और V2 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 10 प्लस 15, तो 10 माइक्रोफेरेड प्लस 15 माइक्रोफेरेड। अब 10 की घात माइनस 6 तो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो यहां पर जो V कॉमन आएगा वो कितना आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना हो गया 200 प्लस 15 इंटू 10 हो गया 150, और ये हो गया 10 प्लस 15 ये हो गया 25, तो ये हो गया 350 अपॉन 25। बाकी आप इसको सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों का क्या होगा उभयनिष्ठ विभव हो जाएगा। तो ये तो केस हुआ जब हम संधारित्र की समान ध्रुवता वाली प्लेटों को आपस में जोड़ रहे हैं। अगर मैं विपरीत ध्रुवता वाली लेता हूं तो कैसे होगा ये देखिए, एक एग्जांपल उससे भी देख लेते हैं। ये संधारित्र, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ये 20 माइक्रोफेरेड का है और इसको आपने 15 वोल्ट से आवेशित किया। ठीक है, अब ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस ये प्लस है, और ये 10 माइक्रोफेरेड और 10 वोल्ट से आपने इसको आवेशित किया। अब इन दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया आपने, तो V कॉमन आपको निकालना है।
तो भाई धनात्मक को ऋणात्मक से कनेक्ट कर रहे हैं, तो V कॉमन का फॉर्मूला जो होता है सॉल्यूशन, V कॉमन का जो फॉर्मूला होगा, V कॉमन होता है आपका C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल चार्ज Q1 माइनस Q2, इस पे चार्ज अगर Q1 दिया हुआ है, इस पे चार्ज Q2 दिया हुआ है, C1V1 ना देखे, अगर Q1 Q2 दिया है तो ये वाला फॉर्मूला फिर यूज करना पड़ेगा आपको, Q1 माइनस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमें तो यहाँ पर ये वाले डेटा दिए हुए हैं, हम तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो दिया नहीं Q1 Q2, तो हम डायरेक्ट C1V1 पुट कर लेते हैं। तो V कॉमन इक्वल टू C कितना है भाई, 20 माइक्रोफेरेड, V1 15 माइनस C2V2 10 माइक्रोफेरेड, और ये हो गया 10 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2, यानी कि 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 प्लस 10 इंटू 10 की घात माइनस 6, 10 की घात माइनस 6 कॉमन लेके कैंसिल करो, ऊपर क्या बचा भाई 300 माइनस ये हो गया 100 अपॉन 30, 20 प्लस 10 30, तो 200 बटे 30, ये कैंसिल, तो V कॉमन आ गया 20 बटे 3 वोल्ट। तो ये इस तरह से आप उभयनिष्ठ विभव ज्ञात करते हैं। आई बात समझ में? तो कोई भी चालक गोले दियो या कोई भी चालक आपको दियो और आप उनको आपस में जोड़ते हैं, तो यहां पर उनका उभयनिष्ठ विभव कैसे ज्ञात किया जाता है इसके बारे में बात की। उसके पहले हमने देखा कि कोई भी संधारित्र हो या कोई भी चालक हो, उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसके बारे में हमने बात की। और उससे पहले हमने जो कल कवर किया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं तो उसके न्यूमेरिकल किस तरह से सोल्व किए जाते हैं, वो सब हमने देखा। तो भाई आज की क्लास का जो सार है, यूं बोलें कि पूरा हम कंक्लूजन देखें, तो भाई क्या है, मेन तो जो कॉमन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और आपके न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पीपीसी प्लेट्स व्हेन प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, तो आज की क्लास यहां पर ओवर करते हैं।